नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 31 अक्टूबर सन 2025। अष्टमी तिथि 10:03 तक रहेगी। उसके उपरांत 10वीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज राष्ट्रीय एकता दिवस है। यह दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में मनाया जाता है। 2025 में उनकी 150वीं जयंती है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। खिलाड़ियों के लिए बड़ी खुशखबरी, यहां पर 10 एकड़ में बनेगा नया खेल स्टेडियम। HKRN से कार्यरत शिक्षकों को राहत, 30 नवंबर तक बढ़ा कॉन्ट्रैक्ट। हरियाणा में जरूरतमंद लोगों को इलाज के लिए मिलेगी आर्थिक सहायता राशि, इस तरह से करें आवेदन। मानेसर लैंडस्केप घोटाला, हुड्डा पर अभी आरोप तय नहीं होंगे। हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। पूर्व CM ने CBI कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका लगाई थी। करनाल में हजारों कट्टे सरकारी धान गायब। 3 राइस मिलों के स्टॉक पर तालाबंदी। मंडी बोर्ड सचिव, उप निरीक्षक पर FIR। आयुष्मान कार्ड धारकों को झटका, प्राइवेट अस्पतालों में नहीं होंगे घुटना ट्रांसप्लांट समेत 11 ऑपरेशन। सोनीपत में आज सुबह होगी रन फॉर यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजन। हरियाणा के 12वीं की परीक्षाओं के लिए अंक सुधार का मौका। 1990 से 2024 तक पास परीक्षार्थी 31 अक्टूबर से 15 नवंबर तक कर सकते हैं आवेदन। जस्टिस सूर्यकांत 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। 24 नवंबर को शपथ लेंगे। 14 महीने पद पर रहेंगे। CBSE 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से आरंभ। 10वीं का पहला पेपर मैथ्स का। कुल 42 लाख बच्चे होंगे शामिल। चक्रवात मौन था, कमजोर पड़ा, लेकिन नेपाल तक असर। यूपी बिहार में बारिश, MP में भी तेज हवाओं से तापमान गिरा। और भारत तीसरी बार वीमेन्स वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा। सेमीफाइनल में 7 बार के चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराया। फाइनल में उसका मुकाबला साउथ अफ्रीका से होगा। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम लगातार करवट ले रहा है। हिसार शहर का अधिकतम तापमान 29.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 3.1 डिग्री सेल्सियस कम रहा। इसी तरह न्यूनतम तापमान भी 15.6 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा, जो सामान्य से 0.3 डिग्री सेल्सियस कम रहा। मौसम विभाग के अनुसार 3 नवंबर को भी एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों पर सक्रिय होने से हरियाणा, NCR और दिल्ली में नवंबर के पहले सप्ताह में निरंतर मौसम में बदलाव जारी रहेगा। साथ ही आने वाले दिनों में भी तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी, जिससे ठंड बढ़ने के आसार हैं। नवंबर माह के पहले सप्ताह में दिन और रात के तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिलेगी, जिससे ठंड बढ़ेगी। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले एक हफ्ते तक तापमान में लगातार गिरावट जारी रहेगी। किसानों को सलाह दी गई है कि वे फसलों की सिंचाई सुबह देर से करें, ताकि ओस और ठंड का असर फसलों पर कम पड़े। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी PM किसान में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। प्रदेश में 44,040 दंपत्ति ऐसे मिले हैं जो गलत जानकारी देकर योजना का दोहरा लाभ ले रहे थे। ऐसे दंपत्तियों की अगस्त से किस्त रोक दी गई है। यही नहीं, विभाग ने रकम वसूली की तैयारी भी शुरू कर दी है। PM किसान सम्मान निधि नारनौल के नोडल अधिकारी रविंद्र कुमार यादव ने बताया कि योजना की शर्तों के मुताबिक एक परिवार से एक सदस्य को 2,000 रुपए प्रति माह PM किसान योजना का लाभ मिलता है। गलत जानकारी देकर 44,044 दंपत्ति ने दोहरा भुगतान प्राप्त किया है। उन्होंने बताया कि गलत जानकारी देकर दोहरा लाभ लेने वाले दंपत्ति में पति या पत्नी से पूरी राशि वापस ली जाएगी। राशि वसूलने के बाद ही दूसरे को भविष्य में योजना का लाभ मिलेगा। गलत जानकारी देकर दोहरी सम्मान निधि प्राप्त करने में नूंह जिला सबसे आगे रहा है। यहाँ 7,802 दंपत्ति ऐसे मिले हैं जो नियम के विरुद्ध किस्त ले रहे थे। वहीं भिवानी में 3,632 और जींद में 3,284 दंपत्ति फर्जीवाड़े के तहत पाए गए हैं। इसी तरह कैथल में 2,870, महेंद्रगढ़ में 2,384 और सिरसा में 2,456 दंपत्ति मिले हैं। साथ ही विभाग की तरफ से ऐसे दंपत्तियों को चिन्हित किया जा रहा है। इसके बाद नोटिस जारी किए जाएंगे। अगर अभी भी कोई भी दंपत्ति नियम के विरुद्ध जाकर लाभ प्राप्त कर रहा है तो वे कार्यालय में जाकर अपनी जानकारी दे सकते हैं, ताकि किस्त बंद की जा सके। हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN के तहत स्कूलों में कार्य करने वाले TGT अध्यापकों को एक बड़ी खुशखबरी दी गई है। बता दें कि TGT शिक्षकों के कॉन्ट्रैक्ट की समय अवधि को बढ़ा दिया गया है। जी हां, अब इन शिक्षकों का अनुबंध 30 नवंबर तक बढ़ाने के निर्देश जारी किए गए हैं। HKRN के जरिए अनुबंध आधार पर विभाग में TGT के विभिन्न विषयों के पदों पर कार्यरत अध्यापकों का अनुबंध 30 नवम्बर तक बढ़ाने के बारे में निर्देश दिए गए हैं। अब यह TGT अध्यापक 30 नवम्बर तक विभिन्न स्कूलों में अपनी सेवाएं देंगे। इसे लेकर निदेशालय की तरफ से लेटर जारी किया गया है। इनका अनुबंध अब दिनांक 30/11/2025 तक बढ़ाया जाता है। ये अध्यापक वर्तमान में जिन विद्यालयों में कार्य कर रहे हैं वहीं पर कार्य करते रहेंगे। जल्द ही उक्त सरप्लस अध्यापकों को अन्य स्कूलों में वर्कलोड के आधार पर समायोजित किया जाएगा।
हरियाणा सरकार द्वारा जरूरतमंद मरीजों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष प्रक्रिया का शुभारंभ किया गया है। इससे स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी। मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत अब पात्र व्यक्ति सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिससे कि प्रक्रिया में अधिक सरलता आएगी। अब आवेदक अपनी फैमिली आईडी के जरिए सरल पोर्टल पर आसानी से आवेदन कर पाएंगे। उन्हें केवल अपने मेडिकल बिल, ओपीडी बिल व अन्य आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। आवेदन स्वीकृति होने के बाद सहायता राशि केवल 15 दिन में व्यक्ति के खाते में सीधे ट्रांसफर की जाएगी। मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत इलाज का 25% तक की राशि दी जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए होगी। आवेदक वित्त वर्ष में केवल एक बार इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। यदि कोई बीमारी आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत कवर नहीं होती है तो आयुष्मान कार्डधारी भी मुख्यमंत्री राहत कोष से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रक्रिया लोगों के लिए बड़ी राहत साबित होगी, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से मजबूती प्राप्त होगी। हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने अपनी ही पार्टी के नए प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह को इशारों में चुनौती दे डाली, वह भी राव के ही गृह जिले यानी महेंद्रगढ़ में। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह के सद्भाव यात्रा से दूर रहने वाले कांग्रेसियों को 6 से 7 महीने में पता लग जाएगा कि हमारे अंदर दम है या नहीं। चौधरी बीरेंद्र सिंह बुधवार को महेंद्रगढ़ में इसी यात्रा की तैयारियों के सिलसिले में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने पहुंचे थे। बीरेंद्र सिंह ने अपने पूर्व सांसद बेटे ब्रजेंद्र की सद्भाव यात्रा की कमान संभाले हुए हैं। पूर्व आईएएस अधिकारी एवं हिसार के सांसद रहे ब्रजेंद्र सिंह ने 5 अक्टूबर को जींद के उचाना हलके से यात्रा प्रारंभ की थी, जो कि 6 चरणों में सभी 90 हलकों में पूरे हरियाणा को कवर करती हुई जाएगी। असल में हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष बनते ही राव नरेंद्र सिंह ने यात्रा में शामिल होने के सवाल पर कहा था कि ये कार्यक्रम उनके अध्यक्ष बनने से पहले का है, वह हाईकमान के आदेश मानेंगे। यदि हाईकमान कहेगी तभी यात्रा में शामिल होंगे। अभी तक राव नरेंद्र सिंह यात्रा से दूरी बनाए हुए हैं। वहीं बैठक में पूर्व एमएलए राधेश्याम शर्मा ने कांग्रेस प्रभारी पर ही सवाल खड़ा करते हुए कहा कि उन्हें सोच समझकर कांग्रेसी नेताओं के लिए बयान देने होंगे, अन्यथा चौथी बार भी प्रदेश में भाजपा सरकार आते देर नहीं लगेगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा मार्च 1990 से लेकर मार्च 2024 तक सीनियर सेकेंडरी यानी कि शैक्षिक एवं मुक्त विद्यालय की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके परीक्षार्थियों को अंक सुधार का एक विशेष अवसर दिया गया है। परीक्षार्थी 31 अक्टूबर से बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bses.org.in पर दिए गए लिंक के माध्यम से 10,000 रुपए शुल्क सहित ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऐसे परीक्षार्थी जो मार्च 1990 से मार्च 2024 तक सीनियर सेकेंडरी की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, उन्हें शिक्षा बोर्ड द्वारा अंक सुधार का एक विशेष अवसर प्रदान किया गया है। ऐसे सभी अभ्यर्थी एक या अधिकतम 2 विषयों में अंक सुधार कर पाएंगे। इच्छुक परीक्षार्थी ऑनलाइन आवेदन करते समय पूर्व में बोर्ड कार्यालय द्वारा जारी किए गए उत्तीर्ण प्रमाण पत्र की राजपत्रित अधिकारी या सरकारी या फिर गैर सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय के प्राचार्य से सत्यापित फोटो प्रति अपलोड करते हुए 31 अक्टूबर से 15 नवंबर तक एक मुश्त 10,000 रुपए परीक्षा शुल्क सहित बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bses.org.in पर दिए गए लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अंतिम तिथि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। हरियाणा में आयुष्मान कार्ड धारकों को चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। आयुष्मान भारत व चिरायु हरियाणा योजना के कार्ड धारक अब घुटना ट्रांसप्लांट, हार्निया व सर्जरी व इलाज अब प्राइवेट अस्पतालों में नहीं करवा सकेंगे। कार्ड धारकों को इलाज केवल सरकारी अस्पताल में ही करवाना होगा। सूबे की नायब सैनी सरकार ने सोमवार को 11 बीमारियों का इलाज सिर्फ सरकारी अस्पतालों तक सीमित कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने बताया कि इन 11 उपचारों में घुटना ट्रांसप्लांट, कुल्ला ट्रांसप्लांट, कान के पर्दे का इलाज, हर्निया का ऑपरेशन, अपेंडिक्स का ऑपरेशन, गला या जीभ की गांठ का इलाज, बवासीर, टॉन्सिल, अंडकोश में पानी का भर जाना और खतना शामिल है। प्रदेश सरकार के इस फैसले से मरीजों को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब उन्हें इलाज के लिए सरकारी अस्पताल के ही चक्कर लगाने होंगे। बता दें कि तकरीबन 4 महीने पहले भी हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने 5 गंभीर बीमारियों का इलाज केवल सरकारी अस्पताल के लिए आरक्षित कर दिया था। इनमें बच्चेदानी का ऑपरेशन, पित्त की थैली, मोतियाबिंद, सांस के मरीज व एक्यूट उल्टी व दस्त की बीमारियां शामिल हैं। ये काफी सामान्य बीमारियां हैं और आयुष्मान कार्ड धारक इन बीमारियों का इलाज प्राइवेट अस्पतालों में करवा लेते थे। राज्य में 675 ऐसे अस्पताल हैं जो आयुष्मान भारत और चिरायु योजना के अंतर्गत पैनल में शामिल हैं। इसके अंतर्गत मरीजों को 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त करवाने की सुविधा प्राप्त है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मानेसर भूमि घोटाले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अब इस मामले में पंचकुला सीबीआई की विशेष अदालत में आरोप तय करने को लेकर सुनवाई नहीं होगी। हुड्डा ने पंचकुला विशेष सीबीआई अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें मामले की सुनवाई स्थगित करने की उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। इससे उनके और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का रास्ता अब साफ हो गया था। हुड्डा की ओर से दायर याचिका में विशेष सीबीआई अदालत के 19 सितंबर को पारित आदेश को रद्द
करने की मांग की गई। सीबीआई अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी और अगली सुनवाई पर आरोप तय करने का निर्देश दिया था। केंद्रीय एजेंसी ने सितंबर 2015 में जांच शुरू की थी और 2018 में हुड्डा समेत 34 लोगों के खिलाफ 80,000 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया गया था। सीबीआई ने आरोप लगाया था कि सरकारी उद्देश्यों के नाम पर गुरुग्राम जिले के मानेसर और आसपास के गांवों के किसानों से सस्ते दामों पर सैकड़ों एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया। बाद में रियल एस्टेट कंपनियों, बिल्डरों और कॉलोनाइजरों को बेहद रियायती दरों पर जमीन के लाइसेंस जारी कर दिए गए। हरियाणा की मिलेनियम सिटी गुरुग्राम से खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। यहाँ खेल प्रतिभाओं को ज्यादा से ज्यादा निखार मिले, इसके लिए सोहना नगर परिषद ने एक बड़ी पहल की है। यह वार्ड नंबर 3 के गांव बालुदा में 10 एकड़ जमीन पर एक भव्य स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत राशि खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि यह स्टेडियम आउटडोर और इंडोर ट्रैक से लैस होगा, जिसमें खिलाड़ियों को 1 दर्जन से ज्यादा अलग अलग श्रेणी के खेलों की सुविधा मिलने वाली है। इन खेलों में कबड्डी, कुश्ती, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, निशानेबाजी, बास्केटबॉल, स्क्वैश, फुटबॉल, हॉकी और दौड़ जैसे इंडोर व आउटडोर खेल शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि इस स्टेडियम के निर्माण का लाभ सोहना नगर परिषद क्षेत्र ही नहीं बल्कि आसपास के गांवों के खिलाड़ियों को भी मिलेगा। यहाँ खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए बेहतर सुविधाएं मिलने से उनकी प्रतिभा निखर कर सामने आएगी और वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर देश और प्रदेश का नाम रोशन कर सकेंगे। इस स्टेडियम का निर्माण दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ किया जा रहा है। इस स्टेडियम का निर्माण इस हिसाब से किया जा रहा है ताकि भविष्य में यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जा सके। नेशनल हाईवे से कनेक्टिविटी होने के चलते खिलाड़ियों के लिए इस स्टेडियम में आवाजाही करना आसान हो जाएगा। हरियाणा सरकार ने औद्योगिक क्षेत्रों में पानी की समस्या को दूर करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है, जिसके जरिए अब उद्योगों को आवेदन के 15 दिनों के अंदर ही पानी का कनेक्शन मिल जाएगा, जिससे उत्पादन तेजी से बढ़ेगा। सरकार का उद्देश्य है कि उद्योगों को तेजी से पानी मिले, जिससे उनका तेजी से विकास हो सके। इसके अलावा सीवरेज की साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। सार्वजनिक शौचालयों की निरंतर सफाई की जाएगी, जो कि 15 दिन में मरम्मत कर दी जाएगी। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास लिमिटेड की 3 और सेवाओं को प्रदेश सरकार ने सेवा का अधिकार अधिनियम में शामिल करते हुए अधिकारियों की जवाबदेही तय कर दी है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से जारी आदेश के अनुसार जोनिंग प्लान के मामले 45 दिन के अंदर निपटाए जाएंगे। सर्दी के मौसम की शुरुआत होने के साथ ही रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ाने वाली खबरें सामने आ रही हैं। बता दें कि घने कोहरे के चलते हर साल की भांति इस वर्ष भी रेलवे द्वारा कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ रहा है। भारतीय रेलवे द्वारा कोहरे के बीच सामान्य ट्रेन संचालन बनाए रखने के लिए बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही होती है। बता दें कि प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी ठंड और कोहरे के मौसम में ट्रेनों को कैंसिल करने की नौबत आती है, जिससे कि यात्रियों को खासी परेशानी उठानी पड़ती है। ठंड और कोहरे को देखते हुए रेलवे ने 1 दिसंबर 2025 से लेकर 28 फरवरी 2026 तक कई ट्रेनों को कैंसिल करने की घोषणा कर दी है। बता दें कि 3 महीने तक रद्द होने वाली ट्रेनों की सूची में कौन कौन सी ट्रेन शामिल हैं। तो बता दें कि अमृतसर कोलकाता अकाल तख्त एक्सप्रेस, अमृतसर कोलकाता दुर्गियाना एक्सप्रेस, काठगोदाम जम्मू एक्सप्रेस, दिल्ली जालंधर सिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, अमृतसर लालकुआ एक्सप्रेस, अमृतसर पूर्णिया जनसेवा एक्सप्रेस, अंबाला बरौनी एक्सप्रेस और जम्मू योगनगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस ट्रेनें 3 महीने तक रद्द रहने वाली है। निटकॉन लिमिटेड दिल्ली की तरफ से विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। आवेदक 10वीं पास होने चाहिए तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों के लिए उम्मीदवार को टाइपिंग आनी चाहिए। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 885 रुपए फीस तय की गई है। वहीं SC, ST और PWD के लिए 531 रुपए फीस निर्धारित की गई है। आयु सीमा की बात करें तो 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के बीच रखी गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 नवंबर होगी। परीक्षा की तिथि की बात करें तो 9 नवंबर है। सैलरी 15,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE ने 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है। दोनों क्लासेस की परीक्षाएं 17 फरवरी से प्रारंभ होगी। 10वीं का पहला पेपर मैथ्स का होगा, जबकि 12वीं का पहला पेपर बायोटेक्नोलॉजी और शॉर्ट हैंड का होगा। इस साल तकरीबन 42 लाख बच्चे CBSE बोर्ड परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से लेकर 1 जून तक हो सकती है। बोर्ड ने इसी साल से 10वीं की परीक्षाएं साल में 2 बार करवाने का फैसला लिया है। दूसरी परीक्षा यानी ऑप्शनल एग्जाम में छात्रों को साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और लैंग्वेज में से किन्हीं 3 सब्जेक्ट्स में अपनी परफॉर्मेंस सुधारने की इजाजत दी जाएगी। विंटर बाउंड स्कूलों यानी कि सर्दियों में बंद रहने वाले स्कूलों की बात करें तो इनके छात्र दोनों परीक्षाओं में से किसी में भी बैठने की इजाजत होगी। अगर कोई छात्र पहली परीक्षा में 3 या अधिक सब्जेक्ट्स में शामिल नहीं हुआ है तो उसे दूसरी परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
टेक कंपनी वन प्लस 13 नवंबर को भारतीय बाजार में अपना नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन वन प्लस 15 लॉन्च करने जा रही है। ये इंडिया का पहला स्मार्टफोन होगा जो स्नैपड्रैगन 8 एलिट जेन 5 प्रोसेसर के साथ आएगा। वन प्लस 15 पहला फोन है जिसमें फोटो की क्वालिटी को बेहतर बनाने वाला डिटेल मैक्स इमेज इंजन लगाया गया है। इसके अलावा फोन में 120 वाट चार्जिंग के साथ 7300 mAh बड़ी बैटरी मिलेगी, साथ ही 16 GB रैम भी मिलेगी। लॉन्च इवेंट शाम 7 बजे प्रारंभ होगा, जिसे ऑफिशियल वेबसाइट सहित ब्रांड के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइव देखा जा सकेगा। 13 नवंबर की रात 8 बजे से ही फोन की सेल भी प्रारंभ हो जाएगी। फोन को ऑफिशियल वेबसाइट और ई कॉमर्स साइट से खरीदा जा सकता है। वन प्लस 15 एल्यूमिनियम फ्रेम पर बना है, जिसमें इंडस्ट्री का पहला माइक्रो आर्क ऑक्सीडेशन ट्रीटमेंट का इस्तेमाल किया गया है। कंपनी का दावा है कि यह रॉ एल्यूमिनियम से 3.4 गुना ज्यादा टफ और टाइटेनियम से 1.5 गुना ज्यादा मजबूत है। मोबाइल को IP66, IP68, IP69 और IP69 के रेटिंग प्राप्त हुई है, जो कि धूल और पानी के साथ ही चाय या फिर तेल जैसे लिक्विड गिरने पर भी फोन को सुरक्षित रखती है। वहीं वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा, जो क्लियर सेल्फी और वीडियो ऑफर करता है। पावर बैकअप की बात करें तो इसके लिए वन प्लस 15 में 7300 mAh की बैटरी मिलेगी। फोन को चार्ज करने के लिए 120 वाट सुपरवुक फास्ट चार्जिंग तकनीक के साथ 50 वाट एयरवुक चार्जिंग टेक्नोलॉजी भी दी गई है। हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 593 अंक गिरकर 84,404 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 176 अंक की गिरावट देखने को मिली और ये 25,878 के स्तर पर क्लोज हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 23 नीचे बंद हुए। एयरटेल, पावर ग्रिड, टेक महिंद्रा और इन्फोसिस के शेयरों में 1.5% तक की गिरावट देखने को मिली, तो वहीं L&T और BEL चढ़कर बंद हुए। निफ्टी के 50 में से 44 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। NSE के सभी इंडेक्स में गिरावट रही। सबसे ज्यादा IT, FMCG, फार्मा, मेटल और हेल्थ केयर सेक्टर सबसे अधिक गिरे। वहीं 10 ग्राम सोने की कीमत 1009 रुपए गिरकर 1,19,619 के लेवल पर पहुंच गई, तो वहीं चांदी 150 रुपए बढ़कर 1,46,783 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। वहीं 22 कैरेट सोने के दाम 1,09,571 रुपए प्रति 10 ग्राम के लेवल पर पहुंच गए हैं। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।